मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का अध्याय है नियुक्तिकरण चल रहा था, जिसका आज क्लास 3 ठीक है। 3rd क्लास का टॉपिक है हमारा चयन प्रक्रिया एवं विधि। जब हम लोग अपने व्यवसाय में कर्मचारियों को चुनते हैं या उनका चयन करते हैं, तो किस प्रकार हम कर्मचारियों का चयन करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कर्मचारी के चयन यदि जारी की जा चुकी हो तब योग्य व्यक्ति का चयन होना कठिन हो जाएगा। अतः चयन प्रक्रिया स्पष्ट कार्यक्रम सुनिश्चित होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया को चयन नीति के अनुरूप प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर में कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया को विभिन्न अवश्य हो जाती है, या कि हम एक सामान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। पहला पूर्व परीक्षण, जिसको प्री टेस्ट बोला जाता है। जैसे आपको कर्मचारी आवेदन करता है, जैसे आप कोई रोजगार निकाले हो, काम निकाले हो, तो बहुत सारे व्यक्ति आपके व्यवसाय के लिए आवेदन करते हैं, है ना। अब आपको उनको चुनना है, तो चुनने से पहले अब उसको कैसे निकालोगे, कौन व्यक्ति होगी, बहुत सारे आते हैं। आपको 100 पोस्ट है, किंतु 10,000 लोग आपके आवेदन कर दिए। अब कैसे करोगे, तो अधिक आ चुका है कम पोस्ट के लिए, तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्री टेस्ट लेना पड़ेगा, जिसको पूर्व परीक्षण बोला जाता है। जिसमें आपको क्या करते हैं, टेस्ट लेना पड़ता है, परीक्षा लेना पड़ता है। जैसे एमबीबीएस पढ़ने के लिए या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, है ना, क्या होता है, पीएमटी पीटी का एग्जाम देना पड़ता है ना, प्री टेस्ट, उसी को बोला जाता है। ठीक, तो पहला होता है इसे पूर्व संस्कार एवं पूर्व परीक्षा भी कहते हैं। पूर्व परीक्षा का प्रयोग 2 दशकों से प्रारंभ हुआ है। पूर्व परीक्षा उपस्थिति में लिया जाता है जब प्रत्याशी की संख्या वांछित संख्या से बहुत अधिक हो जाए। जब जितना पोस्ट है तो उससे ज्यादा पोस्ट के लिए यदि आपके पास आवेदन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्व परीक्षण लेना पड़ेगा। अगला होता है रिक्त आवेदन पत्र का प्रेषण। रिक्त आवेदन पत्र का प्रेषण, उपरोक्त पूर्व परीक्षण की वांछित योग्यता वाले सभी उम्मीदवार भरकर भेजने हेतु एक कोरा आवेदन पत्र भेजा जाता है। यह फॉर्म अत्यंत एवं वैज्ञानिक व तकनीकी ढंग से बनाया जाता है। इस आवेदन पत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जानकारी मांगी जाती है। ठीक, पहला व्यक्तिगत जानकारी, उसका नाम, पता, उम्र और उसकी क्या योग्यता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक जानकारी, जिसमें उसकी रुचि, हॉबी, तर्क संबंधी जानकारी होती है। तीसरा कार्य योग्य संबंधी जानकारी, जिसमें व्यक्ति के कार्य करने का योग्य है या नहीं संबंधित जानकारी ली जाती है। उपरोक्त सभी विवरण साफ साफ स्पष्ट सत्य होने चाहिए। यदि आवेदन पत्र की जांच उपरांत सही व योग्य पाए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा दी जाती है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। इस परीक्षा में सत्य बिंदु परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षा का प्रयोग विगत 2 दशकों से बहुतायत किया जा रहा है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग पर आधारित है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक ब्लम ने कहा है, वैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार, निष्पादन, अभिरुचि के पक्ष का एक नमूना, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं साइको है ना। उसके बाद आता है योग्य परीक्षण, जिसमें उम्मीदवार की सामान्य योग्यता की जांच की जाती है। सामान्य योग्यता, पहला कार्य परीक्षण कि वह कार्य में सही है कि नहीं। अभिरुचि परीक्षण, उसको कौन से किस चीज या किस कार्य में ज्यादा रुचि है। तीसरा व्यक्तिगत परीक्षण, उसके बाद बौद्धिक परीक्षण, जिसको इंटरव्यू बोला जाता है ना, बौद्धिक परीक्षण, है ना, सोचने संबंधी की कैसी शक्ति है इसके बारे में। भाषा, तो किनकी भाषा का नॉलेज है, इसका रुझान, इस सब की प्रशिक्षण उसको योग्य प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। जब ये परीक्षा हो जाती है, उसके बाद उसकी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद भौतिक सत्यापन मतलब उसके जितने भी प्रमाण पत्र योग्य व्यक्ति, है ना, कि आप 10वीं पढ़े हो कि नहीं, 12वीं पढ़े हो कि नहीं, जो आप योग्य की जो सर्टिफिकेट, योग्य की जो अंक सूची आप जो हमारे पास दिए हो, क्या वो सही है या नहीं, इसकी जानकारी होती है। उसके बाद शारीरिक
मतलब फिजिकल जिसमें उसको दौड़ कराया जाता है ना, उसको देखा जाता है कि यह शरीर से सही है या नहीं, है ना, शारीरिक परीक्षण। उसके बाद आता है नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना कि हाँ अब यह व्यक्ति नियुक्त हो गया है, इसके लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र देना और कार्यकर नियुक्ति करना। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति को चुना जाता है। सबसे पहले प्री परीक्षण होता है, उसके बाद उसको आवेदन पत्र भराया जाता है, उसके बाद उसकी मुख्य परीक्षा ली जाती है, मुख्य परीक्षा लेने के बाद उसकी योग्यता परीक्षा ली जाती है, योग्यता परीक्षा लेने के बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद उसको स्वास्थ्य परीक्षण मतलब शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसके शारीरिक परीक्षण में मेडिकल भी आता है ना, मेडिकल परीक्षण है ना, मेडिकल टेस्ट जिसको बोला जाता है ये आता है। उसके बाद जब इन सभी परीक्षा में वो पास हो जाता है तब उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है और नियुक्ति प्रमाण पत्र होने के बाद उसको नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कर्मचारी की भर्ती और चयन में अंतर, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है व्यवसायिक चयन। किसी व्यवसाय में आप कर्मचारी को चुनते हो तो किसके आधार पर चुना जाता है? सबसे पहला होता है शिक्षा संबंधी चुनाव, दूसरा है कार्य के अनुरूप तकनीकी ज्ञान। आप जैसे किसी कंपनी या व्यवसाय में किसी व्यक्ति को रोजगार दे रहे हो, नियुक्त कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको शिक्षा, क्या वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। दूसरा, जिस कार्य के लिए उस व्यक्ति को आप चुन रहे हो क्या उस कार्य के लिए वो योग्य है कि नहीं है, उसके पास उसका तकनीकी ज्ञान है कि नहीं। चौथा, शारीरिक गुण, उसके पास शरीर से हट्टा कट्टा है कि नहीं, कहीं लूला लंगड़ा या अपंग ना हो, है ना। बौद्धिक ज्ञान, उसके पास दिमाग वाला है कि नहीं, परिस्थितियों में अपना दिमाग का उपयोग कर सकता है कि नहीं। व्यक्तिगत गुण से मतलब है क्या वह अपने साथ वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको व्यक्तिगत गुण बोला जाता है। दायित्व निभाने की क्षमता, उत्तराधिकारी का प्रयोग करने का ढंग और संकट काल की स्थिति में कार्य करने की क्षमता, ये सब है उसके किसी व्यवसाय में चयन करने के लिए यह तकनीक अपनाई जाती है। उसके बाद आता है प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में चुन रहे हो तो उसको अपने व्यवसाय के कार्य से संबंधित क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग, आप उसको काम के लिए ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग करने के बाद वो क्या हो जाता है, कार्य में कुशल हो जाएगा और कुशल होने के बाद अपने व्यवसाय को सही तरीके से काम करेगा। प्रशिक्षण की विशेषता बताया है। प्रशिक्षण कर्मचारी के विकास के लिए एक सतत प्रक्रिया है। प्रशिक्षण कर्मचारी के विकास का एक समुचित ढंग है। प्रशिक्षण में कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि होती है। प्रशिक्षण में कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण मानव पूंजी एवं साभिप्राय नियोजन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना उपक्रम का उत्तरदायित्व एवं आवश्यकता है। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को संतुष्टि मिलती है। ठीक, ये तो था प्रशिक्षण एवं विकास। अब आता है प्रशिक्षण का महत्व। प्रशिक्षण का क्या महत्व है किसी व्यवसाय में, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए। आप चाहते हो कि हमारे व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, तो आप उत्पादन का कार्य को सही तरीके से कराने के लिए कर्मचारी को क्या करो, प्रशिक्षण दो, ट्रेनिंग दो, जिससे वह उत्पादन का कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सके। दूसरा, दुर्घटना में कमी। यदि आप किसी अनट्रेन, जिसको प्रशिक्षण, जिसको उस व्यवसाय का कोई भी ज्ञान ना हो या उत्पादन का कार्य की कोई भी जानकारी, तो वह अगर काम करेगा तो उसको दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना है। किंतु अगर प्रशिक्षण व्यक्ति को या प्रशिक्षित व्यक्ति को यदि आप कार्य करते हो तो दुर्घटना कम होने के चांस नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, किंतु कम होगा, ये आप बोल सकते हो। अगला पॉइंट होता है पर्यवेक्षण एवं निर्देश में कमी। कर्मचारियों की स्थायित्व की भावना में कमी, कर्मचारियों की गतिशीलता प्रदान करने हेतु, कर्मचारियों के मनोबल का विकास करने हेतु, कार्य परिवर्तन में सुविधा करने हेतु, नवीन कर्मचारियों के लिए आवश्यक परीक्षण की सुविधा, ये सब प्रशिक्षण
क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में परीक्षण की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करें। क्लियर है।